फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए हम लोग जीएस कर रहे हैं। जनरल स्टडीज में हम पहले मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। कौन कौन लेक्चर हो गया पहले मैं बता दूं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, एमसीक्यू और थ्योरी दोनों साथ साथ करना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यू का फर्स्ट वीडियो है, ये सेकेंड वीडियो है थ्योरी का। फर्स्ट वीडियो शायद इस प्लेलिस्ट में अब नहीं आ पाया, मैं उसको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ये थर्ड वीडियो है, ये फोर्थ वीडियो है और ये है फिफ्थ वीडियो। 5 वीडियो आ गया है, थ्योरी का 5 वीडियो आ गया है और एमसीक्यू का 3 वीडियो आ गया है। टोटल 8 वीडियो आ गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। वीडियो छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं। कोई कोई वीडियो है थोड़ा सा 30 मिनट का, बाकी वीडियो 20 मिनट के अप्रॉक्स में है और मैं इसी लेंथ पे आगे भी वीडियो बनाता चलूँगा। बाद में हम लोग ऐड कर देंगे, जब इकट्ठा हो जाएगा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तो ऐड कर देंगे। बट एक वीडियो 20 मिनट 20-22 मिनट ऐसे हम करके हम चलेंगे। तो इस वीडियो में हम फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, जिसमें फिफ्थ पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, गांधीयन एरा में हम शुरू का डिस्कस कर चुके हैं। रॉलेट एक्ट वाला जो पार्ट है ना, उससे आगे हम डिस्कस करेंगे। रॉलेट एक्ट वाला पार्ट से आगे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट क्या था, 1919 में आया था। इसको क्या नाम दिया जाता है, देखो ये एक्ट लाने का पीछे एक ही उद्देश्य था कि जो मूवमेंट बहुत तेजी से चल रहा था ना, खासकर जो गांधी जी के आने के बाद, गांधी जी 3 जगह बिल्कुल जीत चुके थे, चंपारण, अहमदाबाद, खेरा। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, तीनों जगह गांधी जी जो चाह रहे थे हो गया। इसके कारण ब्रिटिश थोड़ा सा डर गया, तो उसने एक एक्ट लाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, क्योंकि ये एक कमेटी के द्वारा गठित किया गया था, जिस कमेटी का हेड रॉलेट था ना, तो उसी के नाम पे आ गया। कौन सी कमेटी थी, सेडिशन कमेटी थी, जिसको चेयर कर रहा था सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, इस एक्ट में क्या किया गया था कि किसी को अरेस्ट कर लिया जाता था, बिना 2 साल के लिए अरेस्ट कर लिया जाता, बिना ट्रायल के 2 साल अरेस्ट करके रख दिया जा सकता था। ठीक है, देखो इस एक्ट का पूरा नाम था एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। ठीक है, ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे रहा था, सरकार को, मतलब सरकार यानी ब्रिटिशर को पावर दे रहा था। किसी भी आदमी को जेल में रख सकते 2 साल तक। नहीं तो वैसे अगर किसी को जेल में रखना है तो आपको वारंट वगैरह लाना होता है, फिर कोर्ट उठ जाना होता है। वैसा कुछ नहीं, 2 साल आराम से पहले उसको जेल में बंद करो। तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हो रही थी उसको एकदम दबाने का कोशिश किया जा रहा था ना। आदमी पॉलिटिकल जो लीडर थे उनको सीधा 2 साल तक क्या कर रख सकते, डिटेन कर सकते थे, जेल में रख सकते थे। यानी आदमी को डराने का एक तरीका था कि लोगों को डराओ, ऐसे डराओ कि भाई 2 साल तुमको बंद कर देंगे, कोई पूछवैया नहीं होगा। तो 2 साल अगर बंद कर देंगे तो फिर हो सकता है बहुत लोग इससे डर भी जाए। और ये भी पूछ सकता है रॉलेट एक्ट किसके समय में आया, चेम्सफोर्ड के समय में आया। चेम्सफोर्ड उस समय क्या था, वायसराय था। और इसको हम प्रिवेंटिव मर्डर बोलते थे, प्रिवेंटिव मर्डर बोलते थे इस एक्ट को। स्वामी श्रद्धानंद जी ने बोला कि भाई ये एक्ट जब तक नहीं हटेगा आपको लगान देना है। तो आपसे पूछेगा बिहार वाले एरिया में नो लगान मूवमेंट रॉलेट एक्ट के समय में किन्होंने चलाया, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने चलाया। किसने चलाया, स्वामी श्रद्धानंद जी ने चलाया। तो समझ में आया ना, एक ऐसा एक्ट आया था जो लोगों के एक्टिविटीज को क्या कर रहा था, रोक रहा था और सरकार को बहुत ज़्यादा पावर दे रहा था। ठीक है, और जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको अरेस्ट किया जा रहा था। अब इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या बोला, ठीक है। सबसे पहले गांधी जी का क्या रिस्पॉन्स था, गांधी जी ने बोला कि भाई हमें क्या करना है, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना है इसके खिलाफ। ये बहुत बेकार लॉ है, बहुत अनजस्ट लॉ है, मतलब ये बिल्कुल न्याय तर्क वाला लॉ ही नहीं है। और इसके लिए हड़ताल कब स्टार्ट किया गया, 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल स्टार्ट करने के बाद बात हुई। ठीक है ना, लेकिन स्टार्ट होने से स्टार्ट्स बिफोर दिस वायलेंस स्टार्ट हो गया। कहाँ कहाँ पे, कलकत्ता में, बॉम्बे में, दिल्ली में, अहमदाबाद में। ठीक है ना, और गांधी जी साथ साथ क्या यूज कर रहे थे, गांधी जी जो होम रूल लीग था ना उसको यूटिलाइज कर रहे थे। गांधी जी यूटिलाइज करते थे होम रूल लीग का। ठीक है, कि स्वराज बैठ जाए ना, एक बार स्वराज लागू हो जाए तो अंग्रेजों के पास इतना पावर नहीं होगा। ठीक है ना, ये हड़ताल का डेट इंपॉर्टेंट है, 6 अप्रैल 1919। अब इसी बीच जालियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है। 9 अप्रैल को क्या हुआ, सबसे पहले थोड़ा चलते हैं। 9 अप्रैल को 2 लीडर थे, एक था सैफुद्दीन खिचलू और एक थे डॉक्टर सत्यपाल। इनको ब्रिटिश ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया। किस गुनाह, कुछ देखो, एक लाइन में बोला था नो दलील, उसका मतलब आप इस पे कोई दलील भी नहीं रख सकते, सीधा अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, नो वकील नो दलील ऐसे करके एक स्टेटमेंट है। तो ब्रिटिश ऑफिसर ने इनको अरेस्ट कर लिया और 10 अप्रैल के दिन में क्या किया, 10 अप्रैल के दिखाने में इनको सॉलिडेरिटी, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े लीडर थे, तो इनको सॉलिडेरिटी मतलब लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि सर हम आपके साथ हैं। इसके लिए लगभग 1000 लोग बाहर आ गए। ठीक है, अब हुआ क्या, इसके कारण वायलेंस हुआ, मिलिट्री रूल लगा दिया गया। ध्यान देना, पूरे पंजाब में मिलिट्री रूल लगा दिया गया और पंजाब किसको हैंड ओवर कर दिया गया, ब्रिगेडियर जनरल डायर के हाथों में। 3 दिन इंपॉर्टेंट है, एक तो 6 अप्रैल वाला हड़ताल, फिर 9 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, 2 जो नेशनलिस्ट लीडर थे पंजाब के, सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इसको ब्रिटिश ऑफिसर अरेस्ट कर लिया। लोग दिखाना चाह रहे थे कि सर हम आपके साथ हैं, इसके लिए बहुत सारे लोग बाहर निकल गए, बहुत सारे वायलेंस हो गया, इसलिए पंजाब में मिलिट्री रूल लागू हो गया और पंजाब किसको हैंड ओवर कर दिया, ब्रिगेडियर जनरल डायर के हाथ में कर दिया। अब हुआ क्या, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। ठीक है ना, और बहुत सारे लोग एक पार्क में, जालियांवाला बाग उसका नाम था, वहाँ पे इकट्ठा थे। किनको, इनको सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, इन 2 लीडरों को, कि हम आपके साथ हैं, आपको जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम ऐसे ही रहेंगे, यही बात करने के लिए। तो जनरल डायर अब आ गया इस सीन में। ठीक है, अपने साथ बहुत सारे ट्रूप्स को लेके आ गया और गैदरिंग पे बिना अंधाधुंध अटैक करने लगा, मतलब गोलियां चलाने लगा। जो एग्जिट डोर था ना उसको बंद करके, ब्लॉक करके, एग्जिट पॉइंट को बंद करके अनआर्म जो लोग निहत्थे लोगों पे गोली चलाने लगा, बच्चे औरतें बूढ़े सबको मारने लगा। तो लगभग 1000 से ज़्यादा लोग वीरगति को प्राप्त हो गए। तो जालियांवाला बाग मैसेकर क्या हुआ ये समझ गए, रॉलेट एक्ट क्यों आया था ये समझ गए। और इसके बाद होता क्या है, एक कमीशन आती, देखो क्योंकि बहुत खतरनाक काम हो कर दिया था इसने, बहुत बेकार, मतलब इसकी जग हसाई हो रही थी। अब इस इंसिडेंट की जग हसाई हो रही थी तो ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन गठन किया। देखो एक समझो ना, ये कमीशन गठन करने का ना कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता, बस ब्रिटिशर्स ये दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि हम गलत नहीं है और अगर कोई गलती होगी ना तो कमीशन बताएगी। भाई कमीशन भी तो उन्हीं के आदमी है। अब देखो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है कि कमेटी का क्या काम था कि आप इंक्वायरी करो। ठीक है, इंक्वायरी करो और इन्वेस्टिगेट करो किसके बारे में, कि जालियांवाला बाग में जो शूटिंग हुआ उसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट करो। अब 14 अक्टूबर 1919 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि आप एक डिसऑर्डर इंक्वायरिंग कमेटी बना। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, कमेटी का नाम है क्या है, डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। 14 अक्टूबर को बना। देखो हुआ कब, 13 अप्रैल में हुआ जालियांवाला बाग मैसेकर। अगर इनको ही इतना चिंता थी, ब्रिटिशर्स को इतना चिंता था, वो 14 अप्रैल को बना देते ना, 14 अक्टूबर को बना रहे। देखो कितने महीने के बाद। अब इस कमेटी को हम हंटर कमीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हंटर कमीशन। देखो हंटर कमीशन 2 चीज़ के लिए आया है, एक एजुकेशन के लिए भी आया है। कब, 1882 के आसपास। देखो एक 1882 के आसपास जो एक वुड्स डिस्पैच एक्ट नहीं आया था, जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच एक्ट, उस जो कि 1854 में आया था, उसके बाद जो एक्ट आया था ना एजुकेशन से रिलेटेड, उसका भी नाम था हंटर कमीशन। ठीक है, तो इस कमेटी का हेड कौन था, लॉर्ड विलियम हंटर, इसीलिए इसको हंटर कमीशन बोला जाता है। इसमें इंडियन मेंबर भी था, ध्यान देना इंडियन मेंबर था। अब इसका रिपोर्ट कब सबमिट हुआ, मार्च 1920 में। ठीक है ना, और देखो कमेटी ने जनरल डायर के एक्शन को कंडेम किया, ध्यान देना कंडेम किया बस, बट न कोई पीनल न कोई डिस्प्लिशनरी ये सब चार्ज जनरल डायर पर लगाए ने, बट कंडेम किया कि भाई वो गलत किया, बट उसको कोई सज़ा नहीं मिली। ठीक है, अब इसके खिलाफ में जालियांवाला मैसेकर जो हुआ उसके खिलाफ में, ये मैं यहाँ पे जो हंटर के रिपोर्ट के खिलाफ नहीं नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स देख रहे हैं कि भारत के देशभक्त हंटर कमीशन के बाद क्या किया। वो देखो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने क्या किया,
रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेज के द्वारा, उस उपाधि को त्याग दिया। ऐसा बोलना जाना था कि यार जो लोग निहत्थे पे गोली चला रहे थे, वैसे आदमी, वो तो क्रिमिनल हुआ, वैसे आदमी के हाथों से हम ट्रॉफी जो ले लिए वो गलत हाथ है, ठीक है ना। तो इन्होंने नाइटहुड को त्याग दिया, मतलब प्रोटेस्ट करने के चक्कर में। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में एक चीज़ याद रखना, ये इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, और गीतांजलि जो लिखे थे ना उसके कारण नोबेल प्राइज मिला है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सर का टाइटल जो मिला था ना वो भी रिटर्न करे, सर की टाइटल भी यूके की गवर्नमेंट देती है। महात्मा गांधी जी ने भी अपना टाइटल जो उनको मिला था केसरे हिंद, वो भी त्याग दिया, ठीक है ना। और केसरे हिंद का ये भी आपसे पूछा सकता है कि महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद का जो अवार्ड मिला, टाइटल मिला था, वो कब मिला था। देखो एक वॉर वार हुआ था ना, उसमें एम्बुलेंस की फैसिलिटी वाला इस तरह का बहुत अच्छा काम महात्मा गांधी जी ने किया था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने ये उपाधि दी केसरे हिंद। और गांधी जी बिल्कुल शौक थे ऐसे वायलेंस देख के, और गांधी जी ने अपने मूवमेंट को त्याग दिया, मतलब खींच लिया 18 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी, पता है इस जो मूवमेंट हुआ है ना, इस मूवमेंट जालियांवाला बाग मैसेकर को हिमालयन ब्लंडर बोलते हैं, हिमालयन ब्लंडर, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंटेड इट्स ओन नॉन ऑफिशियल, जैसे देखो ब्रिटिशर्स ने हंटर किया था, अब हमारे अपने लोगों ने एक नॉन ऑफिशियल कमेटी बैठाया जिसमें मोतीलाल नेहरू थे, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जायकर और गांधी जी थे। इन्होंने शूटिंग के बारे में सब पढ़ी, और मदन मोहन मालवीय, इस कमेटी को हेड कौन कर रहे थे, मदन मोहन मालवीय। और कांग्रेस ने अपना व्यू दिया, इस व्यू में था कि वो डायर के जो एक्ट को बिल्कुल बोलते ये तो इंसानियत को पार कर दिया है, कोई भी इसका जस्टिफिकेशन नहीं होता, कि ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि पंजाब में मिलिट्री रूल थे तो 1000 कैसे लोग आ गए। भाई आपको भगाना था, जो भी करना था, 1000 लोगों पे, बच्चों, माँ, औरतों, बूढ़ों पे गोली चलाना, तो इसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। और के शंकरन अय्यर बोल रहे हैं कि इन्होंने रिजाइन कर दिया, उस समय वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। उसके बाद देखो इस समय जो पंजाब का गवर्नर कौन था पता है, इस समय पंजाब का गवर्नर था माइकल ओडायर। ये जनरल ओडायर नहीं है, माइकल ओडायर। जनरल ओडायर तो ब्रिगेडियर था, वो कुछ समय के लिए लाया था। तो माइकल ओडायर का मर्डर कर दिया गया, किसके द्वारा, उधम सिंह जी के द्वारा। उस समय का पंजाब का गवर्नर था। 1940 में, बहुत समय बाद, ये इंग्लैंड में, इन पे मूवी भी आया है उधम सिंह जी पे, और विकी कौशल एक्टिंग कर रहे हैं उसमें, ठीक है। अगला क्या है, खिलाफत मूवमेंट। क्या होता है खिलाफत मूवमेंट, देखो हुआ क्या, खिलाफत मूवमेंट कब चला, पहला वर्ल्ड वॉर में टर्की जो था, तुर्की है, वो जर्मनी के साथ था। तुर्की किसके साथ था, जर्मनी के साथ था। तो एक तरफ था जर्मनी के साथ तुर्की, और दूसरी साइड कौन था, ब्रिटेन था, ठीक है। उस समय पता है क्या था, तुर्की का जो राजा हुआ करता था उसको पूरी दुनिया मानती थी कि ये मुस्लिम का सबसे बड़ा हेड है। मुस्लिम का हेड मतलब खलीफा, नहीं, खलीफा किसको, इस्लामिक दुनिया का खलीफा किसको बोला जाता है, उसमें तुर्की के राजा को बोला जाता है। और तुर्की किसका साथ दे रहा है, जर्मनी का। जर्मनी किसके खिलाफ है, ब्रिटेन के खिलाफ है। अब लड़ाई हुआ तो टर्की का कौन सा एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर, ये इस लड़ाई में हार गया, ठीक है। और उसको टर्की का जो राजा था ना, उसको हटा दिया गया उसके कुर्सी से। एक ट्रीटी ऑफ सॉर्ब साइन हुआ ना, जिसमें उस कुर्सी से हटा दिया गया था, क्योंकि वो हार गया था, हटा दिया गया था। इससे पूरी दुनिया के मुस्लिम का सेंटीमेंट हर्ट हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल हर्ट हो गया कि यार क्या हुआ हमारे, सिंपल समझो ना, मुस्लिम के सबसे बड़े जैसे अभी इसका मतलब क्रिश्चियनिटी है, अभी जो पोप है उनको हटा दिया जाए, एक पोप का पोस्ट खत्म कर दिया है, तो बहुत सारे लोग बिल्कुल गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, यही हुआ था वहाँ पे। अब 2 लोग भारत की तरफ से, भारत में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, इसको अली ब्रदर्स कहते हैं, इन दोनों ने मूवमेंट स्टार्ट किया। क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट किया। अब एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था खिलाफत कमेटी।
ये खिलाफत कमेटी पता है क्या बोलती थी? बस बोलती थी कि भाई जो हमारे खलीफा को हटाए हो, खलीफा को अपने पोस्ट पे रखो दोबारा। ठीक है, ये किसके लीडरशिप में? एक तो मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, ठीक है, और हसरत मोहानी। ठीक है, 3 लोग थे ना, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, मतलब लीडर थे मौलाना आज़ाद, और थे हकीम अजमल और हसरत मोहानी। हकीम अजमल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, उनको हजीज उल मुल्क का अवार्ड दिया गया था ना ब्रिटिशर्स के द्वारा। उन्होंने अपना ये अवार्ड, मतलब ये टाइटल होता है, टाइटल जो अच्छा काम करता है उसको टाइटल दिया जाता है, तो वो टाइटल ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था, इसलिए वो टाइटल को रिनाउंस कर दिया कि नहीं हम वैसे, वही जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था वही बात। अब इन लोगों का जो खिलाफत कमेटी थी ना, जिसके हेड थे ये 3 लोग, ठीक है, और 2 लोगों ने पूरा देश में भ्रमण करना स्टार्ट किया, लोगों को समझाना स्टार्ट किया। अब इनका मेन डिमांड क्या है कि भाई हमारे खलीफा को फिर से अपने पोस्ट पे रखो। समझ में आया? उसके अलावा कुछ एरिया, अब देखो जो लड़ाई हारेगा तो कुछ एरिया आपको खोना पड़ेगा, तो बोला कि कुछ एरिया इनको सौंप दो, जजीरात उल अरब, तो इनके पास होना चाहिए, जैसे अरेबिया, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन, ये सब किनके कंट्रोल में होना चाहिए? खलीफा के कंट्रोल में होना चाहिए। भले ही ये लड़ाई हारे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये एरिया तो इनका पुश्तैनी, ऐसे मान लो पुश्तैनी बोल रहे हैं। अब खिलाफत ये आप हटा सकते हैं पॉइंट, यूजलेस है। ठीक है, अब हुआ क्या? ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले याद रखना, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ। कब? 23 नवंबर 1919 को। प्रेसाइड किन्होंने किया? गांधी जी। गांधी जी ने इसको एक मौका समझा कि यार आप हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने का यही मौका है, कि हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करते हैं, क्योंकि दोनों का प्रॉब्लम एक है। पहली बार मुस्लिम को लगा कि यार हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है, हमारे खलीफा को हटा दिया जाए। पहले तो इनको लगता था कि यार मोर्ले मिंटो जो काम किए, मुस्लिम लीग को तो लगता था कि हमारा सब काम यही कर देंगे, ठीक है, अंग्रेज के बारे में, लेकिन अब उनको धोखा खा गए बिल्कुल। द इलाहाबाद मीटिंग ऑफ सेंट्रल खिलाफत कमेटी, ये जून 1920 में हुआ। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि किसका सजेशन? नॉन कॉपरेशन का सजेशन, और बोला गांधी जी को, बोला कि सर आप ही कीजिए, आप ही जो मान, आपको जो करना ना वो कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। बट रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ पे भी कह रहे कि कपड़ा जनाना यार सही बात नहीं है, ठीक है ना। जिन्ना गांधी जी के खिलाफ थे इसमें, पता है क्यों? क्योंकि देखो देखो, जिन्ना मुंह पे तो ये बोलता था कि यार हम नहीं चाहते कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को लिंक किया जाए, लेकिन गांधी जी बहुत ज़्यादा चाहते थे कि रिलीजन और पॉलिटिक्स आपस में लिंक हो, ठीक है। उसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद है, इन्होंने गेव ए स्पीच दिया हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे। कहाँ पे? जामा मस्जिद में। मदन मोहन मालवीय भी इसके सपोर्ट में नहीं थे। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए क्या मोफला रिवेलियन खिलाफत मूवमेंट का ये ऑप्शन था, तो ये सही ऑप्शन है, ठीक है। ये एक एक्चुअली क्वेश्चन था, उसको मैंने डाल दिया, ठीक है। तो आपसे ये पूछा कि क्या मदन मोहन मालवीय सपोर्ट में थे? नहीं सपोर्ट में थे, ऐसा क्वेश्चन पूछे। ये सब ये 3-4 पॉइंट है ना, 3-4 ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने उसको टॉपिक में घुसा दिया है, बस यहाँ पे लिख दिया कि ये स्टेटमेंट आए ना तो आप ये करना, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नागपुर सेशन, ये सब डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। चौरी चौरा और स्वराज पार्टी, इतना एक वीडियो में डिस्कस, छोटा छोटा वीडियो करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ 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 बताओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।